अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कोह-ए-नूर के स्पेशल एपिसोड के साथ और ऐसे पॉडकास्ट के साथ जिसके अंदर हम किसी न किसी ऐसी कानूनी शख्सियत को आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं जिनका किसी ख़ास सेक्टर के अंदर एक नाम होता है और जो आपसे इंटरेक्शन के बाद आप उनसे कुछ लर्न भी कर सकते हैं। आज भी नाज़रीन इसी सिलसिले की एक कड़ी है और एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया गया है जिनका जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया और उसके अलावा जो पावर सेक्टर है उसके अंदर एक उभरता हुआ सितारा है। लोग उनको जानते हैं, बेशुमार केसेस पावर सेक्टर में कर चुके हैं। अगर बात की जाए उनके एक्सपीरियंस की तो उन्होंने SCCP में बतौर लीगल ऑफिसर काम किया है गालबन 5-6 साल। उसके अंदर एक वास्ट एक्सपीरियंस है, कंपनी का इंट्रैक्शन, कंपनी कैसे फॉर्मुलेट होती है, कंपनी रेगुलेट कैसे होती है, एक दूसरे जाविये से उन्होंने देखा। एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर भी उन्होंने देखा। इसके अलावा पावर सेक्टर की अगर बात की जाए तो जनाब उसके अंदर जो है वो नेपरा के मेंबर एपलेट बोर्ड रह चुके हैं। उसके अंदर अगर बात की जाए तो इसके अलावा कायदे आज़म जो सोलर कंपनी है उसके अंदर बेशुमार काम किया है और एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं। टीचिंग से भी उनका थोड़ा बहुत वास्ता है, उसके बारे में पूछेंगे। और यंग लॉयर के लिए स्पेशली मशले राह हो सकते हैं कि जनाब किस तरह से पावर सेक्टर के अंदर अपनी प्रैक्टिस को चमकाया जा सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कैसे बात की जा सकती है। नाज़रीन कैमरा उनकी तरफ जाएगा तो बेशुमार लोग उनको तो पहले ही जानते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात करने जा रहा हूँ सकलैन अरशद साहब की, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और जैसे मैंने अपने तारुफ में बताया कि बेशुमार एक्सपीरियंस रखते हैं वकालत के अंदर इन दोनों सेक्टर के ऊपर। आज उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो वकालत के बारे में ओवरऑल क्या जो है वो व्यू रखते हैं। सकलैन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया आप। अच्छा सकलैन, मैं आपकी स्पेशलिटी की तरफ आऊँगा लेकिन पैटर्न के मुताबिक थोड़ा बहुत आप बताइएगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, कहाँ से पढ़ा और कहाँ से फिर जो है लॉ किया। हमें तो पता है आप फ़ौरन भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन आप अगर इब्तदाई तालीम से शुरू हो तो कहाँ से पढ़ा? बट साहब मेरी सारी जो इब्तदाई तालीम है वो गवर्नमेंट स्कूल से है। ओके। और उसके बाद इंटर मैंने किया ये गवर्नमेंट कॉलेज साइंस वदत रोड वाला जो कॉलेज है, अपना इंटर और BA। जब मैंने BA कर लिया तो हमारी जो फैमिली है उसमें कोई भी लॉयर नहीं है तो और इसी तरह वालिद तकरीबन सबका बिजनेस है। तो मैंने भी वालिद साहब से बात की, मैंने कहा जी अब ग्रेजुएशन हो गई है तो आप इजाज़त दें मैं दफ्तर ज्वाइन करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा बड़े कारोबार में मसले मसाइल हैं और बड़े चैलेंजेस होते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप ना सोचें कि आप वकालत कर लें। अच्छा, ये आपके फादर ने? हाँ, मतलब आई एम टोटली एन एक्सीडेंटल लॉयर नहीं, जिस तरह इंसान के कोई प्लानिंग नहीं, कोई मेरा मतलब है उस तरह से कभी सोचा नहीं। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मेरा ख्याल था कि मैं बिज़नेस करूँगा, रियल एस्टेट का मेरे वाले साहब का बिज़नेस था। ओके। तो उन नफ़ीर मलिक साहब के साथ उनका जो है मेरे एक अब वाले साहब के दोस्त थे, उनका आगे से ताल्लुक़ था। तो उन्होंने कहा बेटा आप ना कल जाके मलिक साहब से मिल लें, कायदे आज़म लॉ कॉलेज। ओके। ये मैं बात कर रहा हूँ बट सब 98 की। 98? हाँ जी। ओके। तो 98 में फिर मैं कायदे आज़म लॉ कॉलेज गया, मलिक साहब से मुलाकात हुई और फिर जो उनका जो तरीक़ाकार पैटर्न है उसके तरीक़ाकार के बाद मैंने दाखिला ले लिया जी भाई साहब। ठीक। फिर 2001 में मेरी फिर LLB कंप्लीट हो गई। अच्छा, फिर जब आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है या लीगल सिस्टम है उसमें ज़्यादातर जो है आपको लीगल एस्पेक्ट एकेडमिक साइड का जो है ना वो सारा पढ़ाया जाता है। ओके। तो हमें बहुत क्या कहना चाहिए, बाद में पता चला कि वकालत एक्चुअली करनी कैसे है, जो कि मैं आपको अपने इंटरव्यू के दौरान फिर बताऊंगा। लेकिन बहरहाल वहाँ से हमने जो है 2nd ग्रेड में कह लें कि LLB की डिग्री वहाँ से हासिल कर ली। अच्छा, जब डिग्री हासिल कर ली तो फिर जो है अब शुरू हुआ आपकी वकालत का सफ़र। तो फिर मैंने जो शेख सुहेल शकूर साहब हैं उनके दफ्तर को मैंने ज्वाइन किया है 2001 में। हाँ जी, तकरीबन 2002 में बट सब रिजल्ट आया ना शुरू में, तो मिड ऑफ 2002 आई ज्वाइंड दी ऑफिस और उनके पास ज़्यादा काम था सिविल और क्रिमिनल और कुछ थोड़ा सा काम बैंकिंग का था। ओके। अच्छा, अभी ये जो काम का एक तरह से कह लेना कि इंसान का अभी मिजाज बन रहा था कि भी वकालत देखें कैसे होती है, लेकिन कल्चर जो था वो प्रिवेल करता है ना बेसिकली। ओके। और जाहिर है एक प्रोफेशन में हमने देखा है कि हैंड होल्डिंग किसी भी काम में नहीं है, लेकिन लॉ में तो सीनियर वकला काफ़ी बिजी होते हैं। तो इसमें यह है कि इंसान ने अपनी मुशक्क़त के तहत ही कोई काम अगर सीखना है तो वो सीखना है। ठीक।
तो फिर कोई 2-4-6 माह जब गुजरे तो मैंने देखा कि जो कल्चर को मैंने देखा ना जी असल पास से, कि जी सिविल कोर्ट जाना है, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस होगी, फिर डेट हो जाएगी, फिर आप बार रूम में बैठेंगे, फिर आप दफ्तर आएंगे, कोई एक आध फाइल देखेंगे, चाय शाय गपशप का जाना बड़ा रुझान था। ठीक। तो फिर मेरे वालिद साहब ने पूछा बेटा कैसा चल रहा है आपका, तो मैंने कहा जी मुनासिब चल रहा है। तो फिर वालिदैन की एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया आप कब अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। तो वो मुझे सामने से जो है ना वो थोड़ा सा एक अंधेरा, हाँ एक अंधेरा नज़र आया कि यार ये अभी तो मैं क्योंकि देखें ना जब कहते हैं ज़रूरत जो है ना इजाद की माँ है, तो एक तरह से एक तो ये ब्लेसिंग है ना कि अगर आपको घर से सपोर्ट मिल रही है। लेकिन एक मैं जिक्र करूँगा, हमारे एक CEO हैं कंपनी के गवर्नमेंट में, तो वो कहते हैं सर दुनिया में जितनी तरक्की हुई है ना वो भूख से हुई है। भूख यानी कि आपको तलब है, यू आर हंग्री फॉर टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि जब आपके पास सारे मामला पूरे हैं तो देयर इज़ ए लिटिल चांस कि आपको कोई चीज़ ड्राइव करे या मोटिवेट करे। तो वो उस वक़्त में मुझे ना कोई बट सा कुछ 6 माह 8 माह मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस चलती रही। अच्छा, फिर कुछ अहबाब से बात की कि भाई अब वकालत बनाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक। तो उस वक़्त जब भी आप इनिशियली जाते हैं ना वकालत में, तो एक बड़ा मशवरा मिलता है कि आप सिविल जज का इम्तहान दे दें जी, और या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, CSS कर लें। तो वो फिर मैंने ज़ाहिर है जो सबके साथ मिलके, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया या तो मेरा अपना कोई दफ्तर होता, कोई चचा का, कोई ताया का, फिर आपने ये इधर तो फिर ज़ाहिर है इंसान को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। वो भी ज़ाहिर है मतलब मेरा ये हमेशा से यही रहा है कि उसमें भी आपको मुशक्क़त तो उसी तरह ही करनी है, बट स्टिल। तो फिर अगला स्टेप क्या रहा? अच्छा, अगला फिर बट साहब मैंने ना मोहल साहब, मुश्ताक मोहल साहब, उनकी एकेडमी, उस वक़्त तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अभी भी माशाल्लाह एक्टिव हैं बहुत, लेकिन उस वक़्त तो पूरे पंजाब में एक नाम था ना जी कि जब वो तैयारी करवाते हैं तो इंशाल्लाह बंदा जो है वो जज बन जाता है। ओके। अच्छा, मैंने उन्हें ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने तैयारी की, लेकिन एक जो रुझान था ना फिर वही वाला कि ज़रा एक लड़कपन, फिर लाहौर शहर की ज़िंदगी और गलियाँ और दोस्ती यारी, उसमें भी जो है ना वो बड़ा हम एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो अभी तरह से ज़िंदगी ने उस तरह से अपनी कोई तलखी दिखाई नहीं थी कि जिससे इंसान कोई सीरियस हो जाए। ओके। तो फिर हम खैर पढ़ते रहे, कोशिश करता रहा मैंने फिर सिविल जज का बट साहब, और उसका मैंने इम्तहान दिया, उसमें मेरे 2 एग्ज़ाम रह गए। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है फ़ौरन साथ CSS की भी तैयारी की, CSS की तैयारी की, और उसमें भी मेरा फिर 1 एग्ज़ाम रह गया। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो किस तरह से इंसान को ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज भी आती हैं। कि जब आप सोच कुछ रहे होते हैं और हो कुछ रहा होता है, और फॉर द टाइम बीइंग आप सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। अच्छा, ये जो 2 एग्ज़ाम है ना, ये मेरे बनने में या मेरी बुनियाद बनने में बड़ा ही इनका क्रूशल रोल है। ओके। उसकी वजह क्या है कि जब आप LLB करते हैं तो आपका इतना ज़्यादा एक्सपोजर या लॉ की फ़िलासफ़ी आप नहीं समझ रहे होते। ठीक। लेकिन जब आप इस कंपटीशन में बैठते हैं ना, तो चाहे आप कामयाब हो रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं, आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होती जाती है। ठीक ठीक ठीक। कि लॉ अपने CSS में मैंने दोबारा पढ़ा, फिर इसके साथ आप इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखें इंग्लिश में ही सारा जो है ना वो क्या कहना चाहिए, हमारी ड्राफ्टिंग है अदालतों में, वो एक अलग एक डिबेट है कि उर्दू में होना चाहिए, उर्दू एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन स्टिल इंग्लिश में। ये एग्ज़ाम्स के बाद आप फिर बाहर पढ़ने गए? हाँ, या फिर एक जो है ना कह लें कि वो जिस तरह मैंने कहा पहले कि कोई तलखी आए या कोई एक ऐसा जंक्चर आए लाइफ में कि जहाँ पे घर वाले हाँ, कि आप फेल हो गए और आपको लगा तो कि मैं, तब मुझे फिर ये लगा कि भाई अब एक लाइफ के मैं ऐसे जंक्चर पे पहुँच जाऊँ कि जहाँ पे हर कोई नो मोर कहने के चक्कर में है। ओके। कि भाई अब आपने जो करना था, अब आप अपने बारे में सोचें और क्या करें। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, उनके जो है ना आगे से फैमिली के कुछ लोग इंग्लैंड में, लंदन में रहते हैं, तो वो ना रहील चौधरी नाम है उनका, तो वो पाकिस्तान आए ना, तो हम उनके साथ खाने पे चले गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा सकलैन क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी मैं वकालत कर रहा हूँ, साथ ही एग्ज़ाम कर रहे। कहते यार ये ना इंग्लैंड में ना लॉ का बड़ा स्कोप है, इंग्लैंड से जो लोग लॉ पढ़ते हैं ना वहाँ पे बैरिस्ट्री भी होती है और मास्टर्स भी होता है, तो तू ये क्यों नहीं जो है ना इस साइड पे सोचता। तो मैंने कहा यार ठीक है, इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैंने घर बात की, अब्बा जी ने मुझे कहा कि भी चलो ठीक है तुम चले जाओ। अच्छा, उसमें भी फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में खुद से अप्लाई किया
ओके। तो जब मैंने खुद से अप्लाई किया तो उन्होंने एक दो ने मेरे जो ग्रेड्स देख के ना जी कि सेकंड डिवीजन है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं ये तो मामला ठीक नहीं है, और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्हीं दिनों में ये क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाले पाकिस्तान आए इधर, मुझे किसी ने बताया कि जी पर्ल कॉन्टिनेंटल में वो इंटरव्यूज़ लेके तो वहीं पे वो फिर जो है वो फाइनल करते हैं एडमिशन। ठीक। अच्छा, फिर मैंने बट साहब वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो वो फिर जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन स्पॉट, यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका नॉलेज होता है जो आप पीछे पड़ा वो काम आया। सिविल जजेस की प्रेपरेशन में या CSS की प्रेपरेशन में या इंग्लिश में आपकी थोड़ी बेहतर हो जाती है, जो भी उनका कामयाब नहीं भी हुए लेकिन इधर आपका कैश हो। तो ये देखे ना कुदरत का भी एक निज़ाम साथ चल रहा होता है कि आपने किस टाइम पे ग्रो करना है और किस टाइम पे आपने ऊपर जाना है। अच्छा सकलैन, हमारा एक ग्रुप भी है, क्योंकि एक तरह इधर हमारे दोस्त भी देखेंगे इस पॉडकास्ट को, मुराद अकरम वगैरह, कामरान वगैरह, शहाब कुतुब वगैरह, ये जो नासिर वगैरह, इनसे भी इंट्रैक्शन आपका इस दौरान हुआ? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को भी देने बनती है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इसका फिर यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे फिर जिंदगी, उमर भी, बल्कि उमर का भी जिक्र जरूरी है। जिंदगी फिर ना यहाँ से आपको एक नवाजना शुरू करता है ना अल्लाह मियाँ, कि अल्लाह पाक कहते हैं कि चल यार ठीक है, इसने इतनी मुशक्क़त कर ली है तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, ये लोग सारे, इनमें से ज़्यादा अहबाब मुझे इंग्लैंड में मिले फिर। अच्छा। फिर मैं ना उसी साल ही 2004 की बात है बट साहब, 2004 में मैं अगस्त के एंड में इंग्लैंड चला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्वीन मैरी में मेरा एडमिशन था। और तब बड़ा ही इंटरेस्टिंग LLM वो इसलिए था कि वहाँ पे इंटर कॉलेजिएट LLM था, और आपका जो कॉलेज है, जैसे क्वीन मैरी था मेरा कॉलेज, 4 सब्जेक्ट से 2 क्लासेस आपने अपने कॉलेज से लेनी है, एक क्लास में लेता था UCL से और एक क्लास में लेता था SWAS से। ओके। तो ये तब जो है ये किंग्स कॉलेज भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो सो ये चारों कॉलेजेस में से आप जिस मर्जी कॉलेज में 2 क्लासेस ले सकते थे। ओके। तो यहाँ पे होराइजन क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में सारे दोस्त अहबाब गए क्वीन मैरी, वो भी वहाँ से इंटरेक्शन हो गया। ठीक। अब ये उमैर किंग्स कॉलेज का था, वहाँ से मुलाकात हुई, मुराद UCL का है। अच्छा, मुराद UCL, ठीक है ना जी। और शहाब, अच्छा वहाँ से फिर इन सारे दोस्त अहबाब से दोस्ती हो गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह तब तक जिस तरह मैंने कहा कि मैं आई वॉज़ वेरी सीरियस अबाउट माई प्रोफेशन एंड माई लाइफ, तो फिर मैंने मुशक्क़त और ताकत और सारा इन सब जो है ना वो मैंने लगाया। फिर मुराद के जरिए शहाब वगैरह, कामरान वगैरह, तो वो 1 साल की बट साहब बड़ी ज़बरदस्त एक एकेडमिक डिग्री है, वो मैंने कंप्लीट की। और राइट वेरी नेक्स्ट डे जब मैंने ये डिग्री कंप्लीट की तो आई केम बैक टू पाकिस्तान। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं नाजरीन को ये, एक तो आपका LLM जो है वो, ये सवाल अक्सर मैं पूछता हूँ, अभी भी लोग कहते हैं अब तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या बैरिस्ट्री और जो LLM है ये मैंडेटरी है, इसके बगैर वकालत नहीं चल सकती या चल सकती है? अच्छा, फिर देखें ना बट साहब, कामयाबी ना एक पैकेज है। कामयाबी के पैकेज में ये जो मुहर्रिकात हैं या ये जो लवाज़मात हैं ये ज़रूरी तो हैं, बट ये कभी भी जो है ना ये इंसान को आगे जाने से नहीं रोक सकते। मतलब मेरे साथ अक्सर जो अहबाब दोस्त मतलब बच्चे काम करते हैं तो वो पूछते हैं, ये बड़ा कॉमन सवाल है। अब इसमें देखें, हर इंसान ने ना अपने हालात देखने हैं। ठीक। अगर तो आपकी कैपेसिटी है, आप अब्रॉड जा सकते हैं, आपको सपोर्ट मौजूद है, तो फिर तो बट साहब ज़रूर जाना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। आप, अच्छा, बार में और LLM में मेन फ़र्क है कि वो एक प्रैक्टिसिंग डिग्री है कि वहाँ पे आपको टोटल एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी जो है वो बार वाले जो है वो सिखाते हैं। ठीक ठीक। हमारी प्योरली एक एकेडमिक डिग्री थी, उन्होंने हमें क्या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट्स बेस्ड उन्होंने हमें स्टडी करवाई और उसी पे ही उन्होंने हमारा इम्तिहान ले लिया। ठीक है। अच्छा, एकेडमिक लाइफ से आगे अब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर LLM के बाद फ़ौरन फिर आपने आके सलमान राजा साहब को ज्वाइन किया या इसके अलावा कोई दूसरे चैम्बर? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आपके पिछले सवाल से भी बात रेलिवेंट हो जाएगी कि कल्चरली जो आपके पास मास्टर्स की या बार की डिग्री है वो ये ज़रूर आपके लिए करती है कि वो आपको इंटरव्यू अगले बंदे के सामने बिठा देती है। यू नो कि आप CV के अंदर एक CV के अंदर आपको एक एडेड एडवांटेज हो जाता है, जी बंदे ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स किया तो इसमें कोई ना कोई ज़रूर चीज़ होगी। ठीक ठीक। वहाँ पे फिर क्योंकि देखें ना बड़ा एक कम्पिटिटिव प्रोफेशन है, लोग ओवर क्राउडेड भी सम टाइम हम कहते हैं, तो वो फिर हमें एक एज मिला। उधर आपने सलमान साहब के साथ कितना? हाँ नहीं, उधर फिर बट साहब मैंने आते ही सबको CV भेजा। मैंने अहमद बिलाल सूफ़ी साहब को CV दिया, फजल रिजवी साहब उस वक़्त कॉर्पोरेट का काम करते थे, उनको दिया CV, ये राजा साहब का जिस तरह आपने कहा। तो
मेरा ना हुआ अपना सूफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू भी हुआ और तफज़ुल साहब के साथ भी इंटरव्यू हुआ। सूफ़ी साहब का ने मुझे कहा कि जी आप कल से आ जाएं। तो मैंने कहा जी सैलरी, तो उन्होंने कहा यार हम इनिशियली जो है ना किसी बच्चे को हम इनिशियली सैलरी नहीं ऑफ़र करते, लेकिन जो है थोड़ा सा आप यू कम हियर एंड यू स्टार्ट वर्किंग देन वी विल सी, जो कि यू नो इन ए वे इट्स गुड। लेकिन ये अभी आजकल इस पे खैर बड़ी क्रिटिसिज्म भी है, और मेरा ख्याल है अगर मैं अपने जो मैंने किसी बच्चे को आज तक नहीं रखा बगैर किसी यू नो रेम्यूनरेशन के, ठीक। तो मैं तो फजल साहब के पास गया, उन्होंने कहा जी आप यू विल बी पेड सो मच सैलरी, एंड इट वाज वेरी मीगर सैलरी, लेकिन आई स्टार्टेड। और फिर उस वक्त तक क्या कहना चाहिए कि उनको ज्वाइन किया। जी तफज़ुल, और तब जो उनके वाले साहब थे ना तालिब रिजवी साहब, माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें करीब के रहमत करे, बहुत बड़े वकील थे इस पाकिस्तान की, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तफज़ुल साहब के पास कॉर्पोरेट का काम था, वहाँ पे मैंने कोई 8 माह बट सब काम किया। अच्छा। वहाँ से फिर मैं गया सलमान अकरम राजा साहब के ऑफिस। तब ये इनके पार्टनर थे वलीद इकबाल साहब, सेनेटर वलीद इकबाल, सलमान राजा साहब अब खुद जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, और एक इनके समी ज़फ़र साहब एक तीसरे पार्टनर होते थे। तो ये फर्म खैर बाद में जो है वो मतलब टूट भी गई, मतलब अपने अपनी इन्होंने वकालत कर ली। लेकिन ये वो टाइम है जब मैं इनके पास गया तो ये इकट्ठे ही थे। मैंने फिर वलीद इकबाल और सलमान अकरम राजा साहब दोनों के साथ काम किया। अच्छा, वहाँ पे जब मैंने काम किया ना तकरीबन साल 1.5 साल व्हाट्सअप, तो फिर मेरे जहन में मतलब बड़ों से पूछना सीखना, तब तक मैं फुल मुशक्क़त का आदी हो चुका था। थे लेकिन अच्छा, मुशक्क़त और कुर्बानी ये मतलब आपके नाज़रीन और वकला के लिए ज़रूरी कि किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं, 2 ये रिक्वायरमेंट लाजमी है, इसके अलावा जो है ना वो वेरिएबल्स हैं, ये 2 होंगे तो आप आगे जाएंगे, वरना नथिंग। अच्छा सकलैन, मैं आगे चलना चाहूँगा थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर आप बेशुमार काम करते हैं, अक्सर आपको हाई कोर्ट में भी देखा जाता है, इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि आप प्रैक्टिस के अंदर हैं, फिर आप लीगल ओपिनियन भी लोगों को पावर सेक्टर के मुतालिक दे रहे होते हैं। बल्कि हमारा जो दूसरा शो है उसके अंदर भी जब भी हमारा टॉपिक पावर शो के मुतालिक होता है तो पावर सेक्टर के मुतालिक हम आपको उसमें मदऊ करते हैं। तो आप एक रिनाउंड माशाल्लाह एक्स्टैब्लिश अब कहा जा सकता है कि पावर सेक्टर में आप हैं। यंग लॉयर को सिविल नज़र आता है, क्रिमिनल नज़र आता है, और आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट भी नज़र आता है। कंपैरेटिवली पावर सेक्टर एक नई ब्रांच आप कह सकते हैं। क्या नए लॉयर को ये जसारत करनी चाहिए? एक वकालत पहले ही मुश्किल काम है कि आप सिविल क्रिमिनल के तो सोचें, फिर आपने वो एक एरिया पकड़ा जो मुश्किल है। तो हाउ डू यू एडवाइज अ यंग लॉयर कि वो ये चीज़ें करे? तो इसको सोचा जा सकता है, किया भी जा सकता है, कामयाब भी होया जा सकता है। हाँ, तो बट सब देखें, इसमें एक थोड़ा सा ना प्लानिंग का जो है वो एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये है कि जब आप फिर मास्टर्स करें, और मास्टर्स बट सब ज़रूरी नहीं कि बाहर जाके किया जाए, पाकिस्तान से भी LLM अच्छे हो रहे हैं और ऑनलाइन भी हो रहे हैं। एक तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप अपना मास्टर्स करें। जब आप उस फील्ड में मास्टर्स करेंगे तो देयर इज़ ए वेरी गुड चांस कि आपको किसी ना किसी जगह पे यू विल बी प्लेस्ड, कोई ना कोई लॉ फर्म में, किसी ना किसी गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा जो उस तरह का रेलिवेंट काम करता है, बड़ी इनिशियल स्टेज पे। ठीक। और आप उस टाइम, क्योंकि आपने एंट्री लेवल है, तो आप अपना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके एंट्री, क्योंकि देखें ये काम हमारे में ये बड़ा एक यूनिक एस्पेक्ट है कि ये काम सिर्फ करने से आता है। और करने से मेरे मुराद ये है कि जब तक आप किसी उस्ताद के साथ ये काम नहीं करेंगे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो वो फिर ये है कि जिस भी फील्ड में, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने तो पावर का जिस तरह है मैंने आपको बता रहा था कि वहाँ से राय साहब के ऑफिस से फिर मैंने सोचा कि भाई मैं अब या तो इसी फर्म में ग्रो करूँ या मैं फिर किसी ऐसे इदारे में चला जाऊं जिस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक। वहाँ से बट साहब फिर मैं NTDC में एक जॉब ओपनिंग आई, तो वहाँ पे मैं फिर NTDC जो कि लार्जेस्ट ग्रिड कंपनी है, आप पहले SCCP में गए? नहीं, पहले NTDC गया फॉर 1 ईयर। फिर आप SCCP में पावर सेक्टर 1 ईयर, फिर SCCP का मेरा जिस तरह आपने कहा 4.5 साल, और फिर नेपरा का मैं लीगल एडवाइजर और मेंबर एपलेट बोर्ड रहा। वो कितने साल रहे? वो तकरीबन 2.5 साल है। अच्छा, काफ़ी आप। हाँ, मेरा तकरीबन 10 से 11 साल बट साहब ये मेरा पब्लिक ऑफिस में काम है। उससे मुझे 2 चीज़ों का बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो ये है कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, रेगुलेटर के पास डे टू डे बेशुमार काम होता है ना SCCP के, मतलब समझ लें कि SCCP में रहते हुए हर बंदा इतने केसेस नहीं कर सकता। मैं एज ए लॉ ऑफिसर
तकरीबन 500 केसेस मैंने हाई कोर्ट के डील किए अपने वो 5.5 साल में। बिल्कुल ठीक। तो उसका फिर ये है कि आपका एक्सपोजर बहुत, आप हर कॉर्पोरेट के वकील से मिल रहे हैं, हर कॉर्पोरेट क्लाइंट से मिल रहे हैं, हर कॉर्पोरेट या कंपनी बेंच के जो जज साहब हैं वो आपको जानते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ से फिर नेपरा जाना, तो ये मेरा एक कह लें कि 10-11 साल का जो पैकेज है ना, इसने बेसिकली मुझे तैयार किया फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सकलैन, मैं इसके ऊपर आगे मज़ीद गुफ्तगू करूँगा कॉर्पोरेट पे। मैं पावर सेक्टर जो है उसके अंदर आप जो ओवरऑल एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आम लफ्ज़ के अंदर, आम अगर हमारे दूसरे, क्योंकि जनरल पब्लिक भी देखती है, तो पावर सेक्टर प्रैक्टिस है क्या, कौन इसको रेगुलेट करता है, वो ज़रा थोड़ा आप अगर आगाह कर सकें। हाँ जी व्हाट्सअप देखें, एक तो ये है कि ये जो कमोडिटी है या बिजली जिसको आप कहते हैं, ये पूरी दुनिया में एक रेगुलेटेड जो है वो कमोडिटी है। ठीक। रेगुलेटेड से मेरी मुराद ये है कि देखें बिजली जो है वो एक फंडामेंटल राइट है पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई इंसान कहे कि जी मुझे रोटी कपड़ा मकान या पानी चाहिए तो आप और उसे कहेंगे आपको बिजली नहीं मिलेगी, तो ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि ये, और सिमिलरली अगर आप स्ट्रेटेजिकली भी देखें तो कोई भी आईटी की टाइकून कंपनी या आपका जो एविएशन का निज़ाम है या आपका डिफेंस सिस्टम है वो भी आपका बिजली के बगैर नहीं चल सकता। तो इसकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया। ठीक ठीक। इस चक्कर में ये पूरी की पूरी दुनिया के जो लार्जेस्ट मार्केट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो रेगुलेटेड तो हैं बट साथ ही गवर्नमेंट ओन्ड है। गवर्नमेंट सारा उस पर कंट्रोल रखती है। क्यों? क्योंकि उसने आवाम को भी मुहैया करनी है और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए भी उसके पास है। तो एक तो ये बात हर किसी को समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि फिर क्या हर बंदा बिजली बना सकता है और हर बंदा किस रेट पे बेचेगा, ये भी गवर्नमेंट तय करती है, रेगुलेटर तय करता है। सो गोया नेपरा एक पाकिस्तान में इदारा है कि जो जब भी कोई पावर प्लांट लगेगा तो सबसे पहले जाके उनसे लाइसेंस लेगा। ओके। अब क्योंकि देखें एक और इसकी यूनिक कमोडिटी की क्या कहना चाहिए करैक्टरिस्टिक है कि आप बिजली बना रहे हैं तो इट हैज़ टू बी कंज्यूम्ड एनीवेयर, यू कैन नॉट स्टोर इट। ठीक ठीक ठीक। तो क्या है कि आप बिजली घर लगाएंगे तो जब तक आपके पास मैंडेटरी परचेज वाला बायर नहीं होगा, यू हैव ए सर्टेन बायर विच विल सर्टेनली परचेज योर इलेक्ट्रिसिटी, तो आप नहीं आ सकते। और वो फिर गवर्नमेंट की प्लानिंग भी है। गवर्नमेंट एक पाकिस्तान में अगर फ़र्ज़ करें आज 46,000 मेगावाट बिजली की रिक्वायरमेंट है, चाइना में लाखों मेगावाट में है वो। ठीक। एक सिंगापुर में हो सकता है वो 10,000 मेगावाट हो। तो ये भी फिर गवर्नमेंट तय करती है कि कितनी बिजली आएगी और किस रेट पे आएगी। ठीक ठीक ठीक। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो यहाँ से स्टेम होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आपने बिजली का प्लांट लगाना है तो बिजली का प्लांट लगाने के लिए आपको डिफरेंट एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट की कंसेंट्स चाहिए। आपने लैंड लेनी है, वहाँ पे आपको लॉयर चाहिए, ठीक है ना जी। आपने इदारों से लोन लेना है, वहाँ पे आपके लैंडिंग एग्रीमेंट्स बनने हैं, वहाँ पे आपको लॉयर चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लाइन बिछानी है, उसके परमिशंस कुछ हो सकती हैं ट्रांसमिट करने के लिए बिजली को, एंड सो ऑन। ये पूरी एक चेन है भाई साहब। और एक ये बड़ा ही एक लुक्रेटिव एरिया है ऑफ लीगल प्रैक्टिस के, जिसमें मैं पाकिस्तान में 6-8 लोग जो है वो काम करते हैं, जिनका हम नाम टिप्स पे गिन सकते हैं। मैं एक तो प्रैक्टिस के एरिया से आपने सकलैन बताया, दूसरा जो एक आम पब्लिक है उसके लिए भी आप थोड़ा आगाह कीजिएगा कि इनके अंदर जो पावर सेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं। आम बंदे को तो ये कानूनी मुश्काफियाँ, ये चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है, वो कहते हैं जी एंड रिज़ल्ट मुझे बताएं कि आपने 7 रुपये कम कर दिए, आपने इतने बढ़ाए थे, उसके सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि किस तरह से बेहतरी आ सकती है? इंटरनेशनल ममालिक के अंदर वन ऑफ द कमोडिटीज़ जो सस्ती हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ओवरऑल क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप क्योंकि प्रैक्टिस में है पावर सेक्टर की और एक लॉयर से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता किसी भी सेक्टर में क्या मसाइल है, तो क्या प्रॉब्लम है पावर सेक्टर की और उसके पॉसिबल सोल्यूशन अगर आप सीधा बता सकें। देखिए पावर सेक्टर किसी भी मुल्क की ना व्हाट्सअप रीढ़ की हड्डी है उसकी इकोनॉमी की। अब वो कैसे कि सारी की सारी इंडस्ट्री चलनी है आपकी बिजली से, और बिजली की जो कॉस्ट होगी वो एंड प्रोडक्ट का एक मेजर पोर्शन जो है वो उसमें वो कवर हो जाता है। सो बांग्लादेश में अगर एक प्रोडक्ट कह लें कि 70 रुपीज़ की बन रही है, क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे बिजली का यूनिट कम है, और हमारा जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है वही प्रोडक्ट अगर फ़र्ज़ करें जैसे कि अब इंडस्ट्री का रेट तकरीबन 45 रुपये है, ठीक,
तो वो अगर उसको 80 रुपए की बनती है तो वो बट साहब इनकम्पिटिटिव हो गया मार्केट में। एक तो पहलू हो गया ये। ठीक। सिमिलरली जब आपने बिजली, जिस तरह मैंने कहा कि आपने लाइफलाइन कंज्यूमर्स या आवाम को भी चाहिए, तो ये पूरी दुनिया में अप टू 200 यूनिट्स बट साहब फ्री देती है गवर्नमेंट। ओके। और अगर अप टू 200 इंडिया में आपके, हाँ, दिल्ली और पंजाब, बिल्कुल आपसे यहाँ से क्या कहना चाहिए, पंजाब जो है आपका 50-100 किलोमीटर जो है, वहाँ पे इस टाइम अप टू 200 इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पंजाब। ठीक है। कमर्शियल भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी? नहीं, सिर्फ इंडस्ट्रीज। नो, दिस इज फॉर पुअर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, यानी कि जिसको आप लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं। Okay. अच्छा, उसको वो लोड से जो है ना वो डिटर्मिन करते हैं कि वो लोड ही इतना देते हैं उनको कि जिसमें एक बल्ब और एक पंखा चलेगा। दे एक्सपेक्ट कि भाई ये बंदा इसमें जिंदा रह लेगा। ठीक ठीक। और आप आज के दिन में जो बट साहब हमारे मसाइल भी हैं ना, अगर आप कहें कि जी मईशत का बहुत बड़ा जो मसला है, उसमें ये है कि जिस बंदे की 60-70 हज़ार सैलरी है, उसको अगर 20 या 22 हज़ार बिल आ जाता है 200 यूनिट का, इसके लिए मसला है तो, या 300 यूनिट्स का, तो वो फिर सारे का सारा जो उसका बजट है ना वो आउट हो गया है। ठीक। तो ये जो लेटेस्ट हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी, वो यही है कि बिजली महंगी होने की वजह से इंडस्ट्री नहीं लग रही, इंडस्ट्री ना लगने की वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, और जो कॉस्ट है बाकी बिजली की वो बाकी आवाम पे भी पास ऑन हो रही है। तो ये बेसिकली मिस मैनेजमेंट या जो हमारा गवर्नेंस का इशू है ओवरऑल। देखिए, मेरे से ना अक्सर बात भी होती है और हमने भी बड़ी कोशिश की इसको समझने की, जिस पे मैंने कुछ 4 आर्टिकल भी फिर अलग-अलग से अभी तक लिखे हैं, और भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट है, या आपका इन्फ्लेशन है, या जो बिजली का आपका क्राइसिस है। तो बट साहब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि एक जो कन्वर्ज किस्म की या एक मिल के जो एफर्ट है ना वो हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, ठीक। यानी कि देखें ना, अगर तो नेपरा सही काम कर रहा है तो मिनिस्ट्री में कोई मसला है, अगर मिनिस्ट्री में मामला ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के इशू हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को आप ठीक करें तो कोई डिस्प्यूट क्या कहना चाहिए रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो ये आप किसी एक इदारे को, मैंने नेपरा की सारी स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ ली, किसी भी जगह पे ये आप डिटर्मिन ही नहीं कर सकते कि कौन से इदारे की वजह से यहाँ पे मसला है, वो बड़ा एक घोस्ट है। ठीक। तो जो मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए कि हमारे जो मसाइल इसलिए हल नहीं हो रहे कि हम मिल के इकट्ठे सारे एफर्ट नहीं आ रही, कलेक्टिव एफर्ट नहीं आ रही, उसमें हर इदारा अपने तय इंडिविजुअलिज्म पे काम कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि दूसरा इदारा क्या काम कर रहा है। अच्छा सकलैन, एक सवाल इसके अंदर ज़िम्नी भी बनते हैं, वो ये है कि IPPs का बड़ा रोला रहा है। वो कहते हैं कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ माफिया हैं, उनके ये IPPs की कंपनीज हैं, वो गवर्नमेंट को महंगा बेच रहे हैं। क्या आप समझते हैं इसके अंदर उनका रोल है, या यहाँ पे करप्शन हुई है, या वो वक्त की ज़रूरत थी? अच्छा बट साहब, इसमें ये है कि जो IPPs आए हैं ना पाकिस्तान में, वो ये उस वक्त आए हैं 90s में कि जब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अब हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम ये इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप आके इन्वेस्टमेंट तो करें। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कहा कि आप आप आएँ और आप इन्वेस्ट करें। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और गवर्नमेंट ने ही पॉलिसी बनाई जिसमें ये तय कर लिया कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें कौन से पावर प्लांट चाहिए, वो उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, उस पे आपको इन्वेस्टमेंट के बाद कितना रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा, और उसके बाद वहाँ से बिजली कितने की मिलेगी। तो ये तो एक बड़ी ही एक पॉजिटिव क्या कहना चाहिए, उस एरा में अगर आप जाएं तो लगता है कि यार ये बड़ा मुल्क के लिए अच्छा। आप अगर देखें ना, हमारी एज में ही हमने बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग्स देखी हुई हैं, तो तब भी जो है ना हम बड़ा ड्रास्टिकली हमारी जो है वो पावर डिमांड जो है वो बढ़ रही थी, तो उनको हमने बुला लिया। अब देखें उससे आगे जब वो चले तो अब उनको टैरिफ हमने दिया, उनके मतलब कह लें कोई भी IPP का मतलब ये नहीं है कि वो जिस तरह मर्जी चाहे अपना पावर प्लांट लगाए। उसका एक पावर परचेज एग्रीमेंट होता है बट ओके। उस पावर परचेज एग्रीमेंट में शिकें होती हैं, उसके मुताबिक चलना है, और उसमें एक सिग्नेटरी गवर्नमेंट है। ठीक। तो गवर्नमेंट के पार्ट पे भी करप्शन थोड़ी है इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है प्रोक्योरमेंट के अंदर आप जो मर्जी डाल लें, अक्सर हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर इन कनाइवेंस विद द गवर्नमेंट सेक्टर, वो फिर इस तरह की बातें आती है, जो मर्जी लिखवा लें, बाद में प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा हो जाता है, वो गवर्नमेंट के बंदों को ओब्लाइज कर देते हैं। अच्छा, ये एक ना अगेन मैं इसे कहूँगा कि ये एक हमारा कल्चरल इशू है। कल्चरल इशू से मुराद है गवर्नेंस के कल्चर का इशू है कि अगर पावर सेक्टर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बट साहब कि किसी और पब्लिक सेक्टर की रोड्स बनने में तो करप्शन नहीं हो रही,
और ओवरऑल और आईपीपी लगने में नहीं। सो वी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी कि किस आईपीपी में करप्शन हुई या नहीं हुई, अनलेस के जिस पे आपस की बात है, एक दो ऑडिट्स भी हुए हैं और उन पे रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। मैं बताता हूँ मसला कहाँ पे हुआ। मसला ये हुआ कि जो आईपीपीज़ हैं, आईपीपीज़ का तय हो गया कि इस पावर प्लांट से फ़र्ज़ कर लें कि महीने के एंड में 25 लाख यूनिट्स बिजली बननी है। ठीक। अब 25 लाख यूनिट का जो रेट है वो आपने मल्टीप्लाई करना है और उनको आपने पैसे दे देने हैं। ठीक। तो ये बड़ा ही क्या कहना है, ये ओपन एंड शट मामला है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपनी एफिशिएंसी से वाइल रिमेनिंग विद इन दी पैरामीटर्स बट एट द सेम टाइम गेटिंग ए प्रॉफिट, जो कि परमिसिबल तो शायद हो, लेकिन वो एक बड़ा एम्बिशियस प्रॉफिट बनाया। तो उससे उस प्रॉफिट से क्या हुआ कि एक तो गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई कि उन्होंने उस तरह से उसको रेगुलेट नहीं किया, या गवर्नमेंट ने या रेगुलेटर ने। और एट द सेम टाइम क्योंकि देखें ना, प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट, इसलिए पूरी दुनिया में कहते हैं कि गवर्नमेंट्स बिजनेसेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन के साथ नॉर्मली compete नहीं कर सकते। नॉर्मली दे आर दी ब्रेन्स और जो है वो जीनियस होते हैं। तो इसी तरह इन आईपीपीज़ ने भी पैसा बनाया और पैसा ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा बनाया। अच्छा, एक सेकंड में आगे थोड़ा सा बात को, सर्कुलर डेट का बड़ा एक कहा जाता है। एक तो नाज़रीन को ये कि सर्कुलर डेट है क्या, तो क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से भी आम जो सारिफ है या आम जो लोग हैं उनको बिजली जो है महंगी पड़ रही है? क्योंकि अगेन आपका जो एक्सपीरियंस है इस एरिया के अंदर, तो इसमें आपका क्या तजर्बा है, क्या कहते हैं? हाँ, सर्कुलर डेट बट साहब ये है कि जब आपने पूरे पाकिस्तान से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 45,000 मेगावाट अगर बिजली है आपके पास, और किसी पर्टिकुलर सीज़न में, क्योंकि देखें सर्दियों में ये रिक्वायरमेंट है हमारी कोई 13-14 हज़ार मेगावाट, और गर्मियों में ये पीक जाके 32-34 हज़ार मेगावाट की जो है ना वो हमारी पीक डिमांड है। तो ये सारे के सारे जो पावर प्लांट से बिजली बन के आई, एक पूल बोलते हैं उसको, जिसको सीपीपीए चलाता है। सीपीपीए सिस्टम ऑपरेटर जो है वो, उसके पास बिजली आती है, और एनपीसीसी एक इदारा है जो पूरे मुल्क में बताता है कि जी इतनी बिजली आई है। अब ये जितनी भी मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जैसे लेस्को है, आईएसको, जेपको, कोयटा की कैस्को है, कराची में के इलेक्ट्रिक है, उस पूल में से वो सबको बिजली दे देता है। ठीक। और वो बिजली देता है पॉपुलेशन के हिसाब से कि किसी डिस्को ने कितना जो है वो करना है। ठीक। अब क्या होता था पहले कि जब वो बिजली हमारे पास कम होती थी तो फिर हम लोड शेडिंग होती थी। प्रोपोर्शनेटली लेस्को को बिजली कम मिली, लाहौर का लोड ज़्यादा है और लोड शेडिंग होती थी। अब वो सिनेरियो नहीं है, हमारे पास बिजली अबंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब बिजली ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे जाती है तो एक इसका नेचुरल टेक्निकल लॉस है। ठीक। वो थोड़ा है बट ठीक। लेकिन उसके बाद कौन सा लॉस है आपका कि जो बिजली चोरी हो जाएगी। ओके। यानी कि ए पॉइंट पे डिस्को को बिजली मिली सिस्टम से, फ़र्ज़ करें वहाँ पे 25 करोड़ यूनिट मिले हैं। अब 25 करोड़ यूनिट का मतलब है कि 25 करोड़ यूनिट आगे गया भी है और उसके पैसे वापस आने चाहिए। तो वो क्या होता है, वो सिस्टम से बिजली चोरी हो जाती है। ओके। वो सिस्टम में से बिजली का चोरी होना, और प्लस फिर ये है कि कुछ लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे बिल देने में। ठीक है ना, सर्कुलर डेट कहलाते हैं वो। फिर ये है बट साहब, वो सर्कुलर डेट है कि टोटल आपने फ़र्ज़ करें 100 यूनिट बेचे, और वो पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो कह लें कि 18-20% जो है ना बिजली, वो आपकी सिस्टम में जो है वो ज़ाया हो जाती है। सो बेसिकली क्या हुआ कि आपका एक माल आया 10 लाख रुपए का, और आपको रिकवरी हुई है सिर्फ 8 लाख रुपए की। और ये सर्कुलर डेट, ये सर्कुलर 2 लाख रुपया जो बट साहब डेट है, हाँ, ये लॉस है, गवर्नमेंट पूरा करेगी। हाँ, अच्छा, ये इसके अंदर भी एक एलिगेशन, इसको फिर गवर्नमेंट हमारे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट फिर कहती है सब्सिडी इसको देगी। फिर वो गवर्नमेंट इसको हमारे जो पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा है वो उसमें से सब्सिडी दे के इसको मेकअप करेंगे। ठीक है, अगर करेंगे तो, वरना फिर उसको 2 लाख मतलब उसी की तरह 20% को वो पार करते जाएंगे। तो वो फिर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सर्कुलर डेट से मुराद फिर अगर पूरा करना है तो आपको भी बिल ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि आपके तकसीम करने, आप ये भी कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉम्पनसेट नहीं करती तो उन्होंने कंज्यूमर पे डाल देना। हाँ, ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल तो है, लेकिन अभी आज के दिन में तो वो पार्क हो रहा है फॉर स्ट्रेटेजिक रीज़न कि बिजली तो ऑलरेडी बट साहब बहुत महंगी है। ठीक है ना जी। तो अभी वो उसको उस तरह से कंज्यूमर्स पे एज ए पॉलिसी, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ये भी समझें गवर्नेंस का, क्योंकि मैं समझता हूँ 20-21 साल से मैं गवर्नमेंट के इदारों के साथ काम करता हूँ।
तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हुआ है। सो नॉर्मली आज के दिन में भी हमारे मसाइल हल इसलिए नहीं होते कि अगर आप मीडिया पे या टीवी पे देखें तो एक ही गवर्नमेंट को कह रहे होते हैं कि जी इन्होंने गलत कर दिया, आज जैसे वज़ीर आज़म साहब ने ये कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, आर्मी चीफ ने ये कर दिया, लेकिन वो होलिस्टिक व्यू कोई भी नहीं लेके आ रहा। आज के दिन में एक इशू हुआ, उस पर हमने क्रिटिसाइज़ किया, उस पर गवर्नमेंट की क्या कहना चाहिए, या उसको प्रेज़ मिली या मसला बना, वो कल जो है वो हम भूल जाते हैं। तो ये जो है ना जी, ये बरसम है। हाँ, अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि पावर सेक्टर के अंदर सकलैन ने अपना किस तरह से मामला किया। अब हम अगली हिस्से के अंदर सकलैन का जो एक्सपीरियंस है सकलैन शमशेद साहब का रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट मैटर, क्योंकि SCCP के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, उसके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। सकलैन, आपने SCCP में माशाल्लाह काम किया। हमने देखा कि पहले 1984 का गालबन कानून था, फिर 2017 के अंदर एक्ट आ गया, मामला बेहतर हुए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, लॉ ने कुछ कॉम्पनसेट किया है, कुछ प्रैक्टिसेस बेहतर हुई हैं, SCCP की एफिशिएंसी बेहतर हुई है, किस तरह से ओवर आप देखते हैं? अच्छा भट्ट साहब, एक तो मैं SCCP के लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि हमारे पास ना काफ़ी रेगुलेटर्स हैं, जैसे ओगरा है, नेपरा है, PTA है, ठीक है ना जी, और इसी तरह SCCP है, कंपटीशन कमीशन है। तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो मेरा हर इदारे से रहता है। ठीक। तो मैं अगर गवर्नेंस वाइज अगर कोई एक एफिशिएंट रेगुलेटर है ना पाकिस्तान में, तो मैं रेट SCCP को नंबर 1 करता हूँ। ओके। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे चीज़ें टर्न अराउंड का मतलब कि आपने एक चीज़ भेजी, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स करता है। ओके, ठीक है। दूसरा फिर पहलू ये है कि अगर मैंने अपनी ये 14-15 साल की जो इंटरेक्शन है उसमें मैंने देखा है कि बहुत देर, मैंने तो नहीं देखा आज तक कि कोई, हम जो नॉर्मली जो है वो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आपको करप्शन करनी पड़ती है या आपको पैसे देने पड़ते हैं, ये वाला पहलू नहीं है। तो एक तो ये आपके तवज्जुह से SCCP का कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा, जहाँ पे आपकी कॉरपोरेट सेक्टर की एज ए रेगुलेटर है, तो 1984 के बाद जो अब डिजिटाइजेशन हुई है, या इन्होंने जो सारा जो है वो उसको IT या टेक्नोलॉजी के साथ कन्वर्ज कर दिया चीज़ को। बट सब अब तकरीबन आप 1 घंटे के अंदर अंदर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, शायद इवन विद शॉर्टर टाइम अगर मैं कहूँ तो। एक तो ये SCCP को बहुत बड़ा ये क्रेडिट जाता है। दूसरा ये है कि जिस साइड पे अगर हो सकती है इम्प्रूवमेंट, वो ये है कि जब इन्होंने ये डिजिटाइजेशन की है ना, तो कुछ ना कुछ नए सिस्टम में कुछ ही चीज़ है। ठीक। तो ऑल्दो के सिस्टम ऑटो पे है और वो सारा चैनलाइज ऑटोमेटिकली होना चाहिए, फिर भी जो है ना वो हमारी एज ए कंसल्टेंट इन्वॉल्वमेंट और वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक ठीक। क्यों? क्योंकि अभी तक सिस्टम जो है वो उस तरह से 100% मैं कहूँगा कि अभी मैच्योर नहीं हुआ। ठीक ठीक। तो एक तो ये है कि SCCP को ये करना चाहिए कि इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है ना इन मामलात को देखें और इसको हल करें। बिल्कुल। बाकी जो दूसरे मामलात हैं जो लिटिगेशन वाली साइड के या डिस्प्यूट रिलेटेड, वो हमारा भट्ट साहब थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट साइड है। ठीक। कि जिस तरह अगर हम अदालतों में देखते हैं कि आप देखें कि जो नया कंपनी एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आपने जिस दिन मुकदमा फाइल हुआ है ना जी, वो आपने 1 साल के अंदर जो है वो उसका फैसला करना है। ओके। अब ये लिख देने से, या कि जिस तरह कहते हैं ना कि आपने कह दिया और मैंने सुन लिया, इससे मसाइल हल नहीं होते ना। जान नहीं है उसमें, बस लिखा है लफ्ज़। मतलब एक सिस्टम है और उसमें एक लेजिस्लेचर ने अटेम्प्ट किया कि स्क्वीज़ करें और मजबूर करें सिस्टम को कि वो डिलीवर करें। ठीक। बट सिस्टम की एक कैपेसिटी है। हमने देखा है हिस्टोरिकली कि कंपनी पिटिशंस उसी तरह 4 साल, 6 साल, 8 साल उसी तरह चल रही हैं और उसके मसाइल डिफरेंट हैं कि अदालतें कम हैं, काम ज़्यादा है, एडजर्नमेंट्स हैं, और जो हमारे जो है नॉर्मली जो इश्यूज़ हैं वो वहीं पे मौजूद है। सकलेन, आप पावर सेक्टर के अलावा जो SCCP में है, अब आप कमर्शियल भी काम करते हैं, तो ये आप बताइएगा कि इन्वेस्टर इन चीज़ से कितना हाइफ होता है? जब वो आता है तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट कोर्ट के अंदर कोई पकड़ ले, कोई चैलेंज हो जाए, कोई कंपनी जो है उसके अंदर मैटर आ जाए, वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टर को रूल्स एंड रेगुलेशन पे जाना है, तो वो इन चीज़ों से फिर हाइफ होता है। आप समझते हैं कि ये मैटर करती है? जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है ना, तो हम जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, हम ना उनके प्रोजेक्ट्स की ड्यू डिलीजेंस, एक लीगल ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक। जो कि मैंने काफ़ी क्लाइंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं डील करता हूँ, तो वो फिर आपसे पूरे का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूछते हैं भी कहाँ से हमने कंसेंट लेनी है, कौन कौन से हमने एग्रीमेंट करने हैं, और अगर हमारा डिस्प्यूट होता है तो उसको की रेजोल्यूशन का क्या मैकेनिज़्म है,
and how quick that mechanism or how effective that mechanism is. अब देखें ना, पैसा प्राइवेट सेक्टर में या मैंने या आपने लगाना है तो बड़ा सोच समझ के लगाना है, और बिजनेसमैन जो है वो हमेशा पैसा वहाँ खर्च करता है जहाँ उसको कोई एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट का, कि वहाँ पे एडजुडिकेटरी जो सिस्टम है, हाउ एफिशिएंट दैट इज़। ठीक है, जब मैं जाएंगे या क्लेम करेंगे तो क्या वहाँ पे चीज़ें पड़ी तो नहीं रहेंगी। ये हमारा बट सब अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो हमारी साइड है वो रिलेटिवली काफ़ी वीक है। काफ़ी वीक से मुराद ये है कि आपको भी पता है कि अदालतों में क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, जजेस कम हैं, केसेस ज़्यादा हैं, वो मैं अगेन कहूँगा कि वही कलेक्टिव कोई एफर्ट नहीं है। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट हमने देखा है कि प्रोजेक्ट्स आते हैं या तो वो डिलीजेंस देखने के बाद ही नहीं इन्वेस्ट करते, या ड्यूरिंग जो खुदा ना खास्ता अगर कोई इशू बन जाता है तो उस टाइम भी जो है वो देन दे डिसाइड कि यार यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो वहाँ पे अब मेडिएशन में काफ़ी काम हो रहा है, आर्बिट्रेशन में काम हो रहा है, लेकिन वो अभी वो बट सब उसके वी कैन नॉट गेट फ्रूट्स ऑफ दैट। अभी टाइम लगेगा। अच्छा सकलैन, ये बताइएगा कि आप जो है वो हमने देखा कि आप इंटर्नशिप भी करवाते हैं लॉयर्स को, ये एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अक्सर जाहिर है आपको पता है कि उस तरह से आगे ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट नहीं आता, लोग शेयरिंग कम करते हैं। आपके अंदर ये भी एक जज्बा देखा गया कि आप लोगों को सिखाने के अंदर राग़िब होते हैं। टीचिंग तो है, बहुत सारे हमारे कोलीग्स करते हैं, लेकिन आप जो है वो स्पेशली अपने ऑफिस के अंदर जो यंग लॉयर हैं उनके लिए इहतमाम करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि आपसे सीखें, आके आपसे पूछें, आपसे देखें। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ जी, बट साहब इसमें ना देखें, एक बात तो ये है कि हर इंसान का ना सबसे पहले तो ज़रूरी है कि वो ख़ुद अपने पाँव पे खड़ा हो। एक स्टेज आपकी लाइफ में होती है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं और आप अपना काम बना रहे होते हैं, उस स्टेज पे तो ज़ाहिर है आपको इस तरह की सोच रिलेटिवली देयर इज़ लिटिल चांस कि यू थिंक लाइक दिस। लेकिन एक मुकाम आता है कि जब अल्लाह ताला आपको इस तरह नवाजते हैं कि आपको ये वाली सोच भी आती है कि यार अब मैंने काम सीख लिया है, अब मैं सीखा, सो नाउ आई शुड ट्राई टू हेल्प। उस पे बड़ों से जो बात सुनी ना, मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक दफ़ा एक टीचर ने बात बताई। उन्होंने कहा यार अगर जिस तरह हम आजकल कुछ पब्लिक सर्विस का या वेलफेयर का नहीं सोचते, तो जिसने ये लाइट बनाई है अगर वो बंदा भी इसी माइंडसेट का होता, ठीक, या जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने ज्योग्राफी पे काम किया, या अलबेरूनी या इस तरह के जो भी मशहूर साइंटिस्ट हैं, वो भी ये सोचते कि यार हमें क्या ज़रूरत है, या जिसने एयर कंडीशनर बनाया या एयर बस बनाई या एंटीबायोटिक्स बनाई, तो उन्होंने मुझे जो कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने कहा यार जो लोगों ने पहले बनाया है ना, हम वी आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस, हम देखें आज टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, हमारे पास ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमसे पहले लोग हमें करके दे गए हैं। तो ये एक तो देखें ना, एक तो रिलीजियस ड्यूटी तो है ही है, लेकिन एक देखें मॉरल ड्यूटी भी आप पे बनती है कि जिन लोगों ने आपको किया, अगर वो ना करते तो हम वहाँ ना पहुँचते। अच्छा, तो उसक्लाइन ये कितना आपके देर की इंटर्नशिप कराते हैं, क्या बेनिफिट इसके आते हैं, कोई पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिला कि जी बिल्कुल जी बट साहब, अब हम हर साल जो है वो ये समर इंटर्नशिप्स और एक आध और जो है इंटर्नशिप का चलाते हैं कोर्स। जी, एक हमारा स्पेसिफिक टू माई स्पेशलाइजेशन, हम एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैनुअल भी है हमारा, ठीक, वो अगर आप देखें तो अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई 35 ट्रेनी लोग हैं जो मैंने इंटर्नशिप से, और जो अपने कितना ड्यूरेशन होता है इसका? ये 8 वीक्स की हमारी ट्रेनिंग है बट 8 वीक की, लेकिन ये टोटली जो है वो उस पे जो ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और मैंने कुछ असाइनमेंट्स अपनी पावर सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, पब्लिक प्रोक्योरमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसा जो है वो उसकी प्लीडिंग्स लिखते हैं, और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने एक आर्टिकल और उसकी फिर मैंने एक वीडियो भी बना के भेजी हुई है कि कंपनी में कॉर्पोरेट लिटिगेशन है क्या, बिल्कुल ठीक, किस किस्म के केसेस जो है वो हाई कोर्ट्स में आते हैं। ठीक। तो उस जो जिस तरह आपने कहा कि उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, अच्छा एक तो ये है कि ये काम आप मोटिवेशन के बगैर नहीं कर सकते। प्योरली कमर्शियल सेंस में इसको करना, इफ़ यू वांट टू डू इट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक। यू हैव टू डू इट प्रो बोनो एंड सर्टेनली यू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो इस मुशक्क़त या इस एक्सरसाइज के ज़रिए आई कैन प्राउडली से कि ना सिर्फ हमने ये 30-35 बच्चे तैयार किए हैं,
मुझे खुद अपनी टीम में बड़े ही ज़बरदस्त जो है ना वो एक किस्म के रिसोर्स जो है वो अवेलेबल हैं आज के दिन। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा कि सकलैन अरशद साहब की जो शख्सियत है वो किन मराहिल से गुज़र कर आज सकलैन अरशद की जो है वो एक शक्ल में हम उन्हें एज ए सक्सेसफुल लॉयर देख सकते हैं। कोई भी वकील हो, कोई भी पेशा हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसके अंदर डेडिकेशन, कमिटमेंट और हार्ड वर्क के बगैर शायद उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। उम्मीद है हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। किसी नए पॉडकास्ट में किसी नई कानूनी शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।